नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा। गव्य विकास निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से दुधारू पशुओं के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए बायफ द्वारा संचालित नजदीकी डेयरी पशु विकास केंद्र के मोबाइल पर संपर्क करके कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। गौ पालन का मुख्य उद्देश्य होता है दूध उत्पादन करना। एक पशुपालक जो कम से कम 2 से 4 की संख्या में भी दुधारू गाय पोसता है, उसकी पहली चाहत होती है कि उसकी गायें अधिक से अधिक दूध दे, जिसे बेचकर वो अच्छी आमदनी पा सके। ये तभी संभव हो सकता है जब उस पशुपालक के पास अधिक दूध देने वाली उन्नत नस्ल की गायें हों। देसी गाय में ये क्षमता नहीं है, इसके लिए नस्ल सुधार की जरूरत है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इन दिनों गव्य विकास निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे लाभ लेने के लिए पशुपालकों को बायफ संचालित निकटतम डेयरी पशु विकास केंद्रों को फोन करना होगा। केंद्र के प्रतिनिधि उनके घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करेंगे। झारखंड सरकार के कृषि विभाग ने ऐसी 13 लाख हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है जहां खेती नहीं होती है। राज्य सरकार की योजना की ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाकर खेती की जाए ताकि पैदावार भी बढ़े और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य का पैदावार बढ़े और किसान की आमदनी भी बढ़े। पैदावार की क्षमता बढ़ी है, पैदावार भी बढ़ा है, लेकिन आपके पास जितनी जमीन होगी कम या ज्यादा उसी अनुपात में पैदावार भी होगा। कृषि विभाग ने ऐसी 13 लाख हेक्टेयर जमीन की तलाश की है जहां अभी खेती नहीं होती है। राज्य सरकार ने इसे खेती योग्य भूमि बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है ताकि खेत, खेती और किसान की स्थिति पहले से बेहतर हो। हाइब्रिड धान की खेती कर रहे किसानों के लिए अभी का समय अपने खेतों में पोटास भुरकाव करने का सबसे उपयुक्त समय है। 30 किलो पोटास प्रति एकड़ और 70 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव किया जाए तो निश्चित रूप से उपज में वृद्धि होगी। साथ ही बालियों में लगने वाली फॉल्स पेट नामक बीमारी का भी नियंत्रण होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइब्रिड बीज वाले धान अधिक उपज देते ही हैं, लेकिन इस मौसम में जब बाली निकलने का समय आ जाए तो खेतों में पोटाश का भुरकाव करना उत्पादन को और बढ़ा देता है। संकर धान का खेती किए हो हाइब्रिड का तो पोटाश का भुरकाव करें। इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जैसे कीट वैज्ञानिक हैं वरीय डॉक्टर रविंदर प्रसाद और डॉक्टर मनोज कुमार बर्नवाल जो है रोग के जो है वैज्ञानिक धान के हैं, इनसे समय समय पर सलाह लेकर धान में लगने वाले रोग और कीड़ों का नियंत्रण करके अपने फसल का प्रति एकड़ या प्रति कट्ठा या प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करें। पालक साग अपनी पौष्टिकता को लेकर खासा लोकप्रिय है। झारखंड में पालक साग से बहुत अच्छी उपज पाने की संभावना है। पालक साग से ज्यादा पैदावार पाने के लिए पालक के उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी और पूसा माधवी लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में पालक की बुआई करें। बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होती है। सप्ताह में 1 बार सिंचाई करें। इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अगर पालक साग के उन्नत प्रभेद पूसा माधवी, पूसा ज्योति, देसी और ऑल ग्रीन लगाएंगे तो बेशक बेहतर उत्पादन पाएंगे। ज्यादा उपज देने वाले इन उन्नत प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान मक्का का दाना छुड़ाने वाले यंत्र की सहायता से बहुत ही सहज और सरल तरीके से भुट्टे से दाना छुड़ाने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र की सहायता से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दाना छुड़ाया जा सकता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ट्यूबलर हैंडमेड शेलर ये नाम है उस कृषि उपकरण का जिसकी मदद से किसान मक्के से दाना छुड़ाने का काम करते हैं। ये गोल बेलनाकार का होता है। इसके अंदर धातु के बने दांत दाना छुड़ाने का काम करता है। हम एक हाथ से इस उपकरण को पकड़कर दूसरे हाथ से मकई के भुट्टे को उसमें घुसाते हैं और ऐंठ कर घुमाते हैं तो दाना निकलने लगता है। हैंडमेड शेलर की सहायता से किसान बड़ी आसानी से मक्का से दाना छुड़ाने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता प्रतिदिन 1 क्विंटल है।
जब एक किसान पूरी तबीयत से खेती करता है तो खेती भी पूरा असर रंगत दिखाती है और पैदावार से किसान को मालामाल कर देती है। रंधु महतो आज संपन्न किसान हैं, लेकिन इस समृद्धि के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके कठोर परिश्रम का है। ग्राम पाली के रहने वाले हैं रंथु महतो। ये कई एकड़ खेत लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं। अभी इन्होंने धान, आलू सहित कई और फसल लगा रखा है। ये अपने कृषि कार्य में कृषि उपकरणों की भी मदद लेते हैं और शानदार उपज प्राप्त करते हैं। सिर्फ खेती के बल पर आज इनके पास कृषि यंत्र, रोटावेटर सहित ट्रैक्टर, मारुति, बोलेरो जैसी कई गाड़ियां मौजूद है। ऐसा लोगों से तम नौकरी बटे नहीं जाने से फायदा है कि खेती उपजाने से बहुत अच्छा है। नौकरी जिंदगी में कभी नहीं सकेगा, नौकरी या कोई बिजनेस है नहीं सकेगा खेती के सामने। खेती अच्छा होने से तब बीजी मतलब रेट अच्छा से पकड़ा जाने से, बाजार का भाव अच्छा रहने से और फिर खेती उपजाने से, अच्छा रहने से, खेती हो जाने से बहुत अच्छा है। खेती से फायदा कोई चीज नहीं है। अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 33.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस। अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं पांड्रा कृषि विकास समिति के प्रांगण में, जहाँ पर कि किसान भाइयों, खास करके आम जनता के लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि सभी चीज़ों में यानी कि चावल, दाल, चीनी, जितने भी खाद्य सामग्री है उसके दाम में काफ़ी गिरावट आई है। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,800 रुपए से लेकर 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,250 रुपए, चावल उत्तम 2,300 रुपए से 2,500 रुपए, गेहूं 1,300 रुपए से 1,450 रुपए, चना 4,950 रुपए से 5,150 रुपए, दाल अरहर 5,300 रुपए से 7,100 रुपए, दाल मसूर 4,100 रुपए से 4,600 रुपए, दाल चना 5,700 रुपए से 6,100 रुपए, सरसों तेल 10,100 रुपए से 10,200 रुपए, चीनी 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, आलू 1,200 रुपए से लेकर 1,300 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंडी भाव में इतना ही। नमस्कार। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। पशु गणना कर्मचारी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी से सहयोग करें। पशु गणना का प्रयास, पशुपालकों का विकास। सफल देश, समृद्ध किसान अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। जी हाँ किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचे, इसीलिए हर शाम की तरह आज की शाम भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, धान की फसल इन दिनों खेतों में लहलहा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनमें रोग लग जाते हैं। हम उनके लक्षणों को पहचानें और साथ ही साथ उनके उपचार का भी प्रयास करें। जी हाँ किसान भाइयों, सही समझा आपने। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह विषय है धान में लगने वाले रोग और उनका उपचार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बतौर विशेषज्ञ स्टूडियो में हाजिर हैं डॉक्टर सुशील झा सुमन, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग में। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई। किसान भाइयों, अगर आप इस विषय पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 0651228455 पर प्रश्न पूछकर सीधे अपने सवालों को यहाँ तक पहुँचाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों, इससे पहले आप हमारे साथ जुड़ें। आइए आपकी तरफ से हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में मुख्य फसल है धान। जी हाँ। और चूंकि बड़े पैमाने पर लोग धान की खेती करते हैं तो और अभी फसल धान की लगभग मतलब लग चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कई तरह के रोग लग जाते हैं। जी हाँ। झारखंड में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं धान की फसल में? किसान भाइयों, झारखंड, अपने राज्य झारखंड में धान में बहुत से सारे रोग होते हैं, लेकिन अपने राज्य में 3 या 4 रोग जो हैं जो निश्चित रूप से हर एक साल लगते हैं, जो किसान भाई रिपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? विनोद साहब, क्या प्रश्न है आपका? धान में जो अभी थोड़ा सा ऊपर ना लाल हो रहा है। अच्छा। फूटने तो फूट गया है, शुरू हो रहा है फूटने, लेकिन ऊपर में लाल कैसा हो रहा है? जी हाँ, तो किसान भाई आपने जो लाल धन बता रहे हैं, खूंटी जिला में और सारे कुछ लोग किसान भाई हैं जो बराबर फ़ोन करते हैं, जो लाल वो उसको हम लोग खैरा डिजीज़ कहते हैं, खैरा रोग, जो पत्ती पर में कत्थई रंग का डिफरेंट साइज़ के, अलग अलग साइज़ के पत्ते पर में कत्थई रंग का वो धब्बा बनते हैं और धब्बे धीरे धीरे बढ़ कर के फैल जाते हैं, जो जिससे होता है कि पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो इसको खैरा डिजीज़ कहते हैं, खैरा डिजीज़, खैरा रोग। ये जो पान का पीत जो हम लोग फेंकते हैं उसमें जो कत्थई रहता है, जिसको खैर भी कहते हैं, उसी रंग का ये डिजीज होता है, इसलिए खैरा डिजीज बोला गया है। इसके कंट्रोल के लिए किसान भाई, आप जिस खेत में लगा हुई ये बीमारी लगी हुई है उसमें जिंक सल्फेट, फंजीसाइड का नाम है जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर, जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर, या उसको हम ऐसे बोलें तो 10 kg
प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका डस्टिंग कर दें, भुड़काव कर दें और 10 से 12 दिन के बाद दूसरा भुड़काव और कर दें, तो ये खैरा डिजीज जो है, ये खैरा रोग जो है, जो उससे कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल किसान भाई, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक रोग की तो बात यहाँ पर हो गई कि खैरा रोग यहाँ पर लगता है, और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो यहाँ धान की फसल में लगती हैं? हाँ जी हाँ, और किसान भाइयों, अपने राज्य में झारखंड में एक और दूसरी बीमारी जो है वो कहलाती है झुलसा रोग या ब्लास्ट रोग। ये झुलसा या ब्लास्ट रोग जो है, इसमें भी रोग में पत्ती पर में नोक के आकार के 1 सेंटीमीटर साइज के लगभग धब्बे जो हैं, पुआल या पीला रंग के धब्बे पूरे पत्ती पर फैल जाते हैं। मतलब ये लक्षण अगर मुख्य लक्षण है, अगर ये इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती है तो समझ लेना चाहिए कि ब्लास्ट रोग इसमें लग रहा है। ब्लास्ट रोग जो है, ये झुलसा रोग या उसको हम ब्लास्ट रोग कहते हैं जी, ये उसका मुख्य लक्षण है। और ये जो धब्बे जो होते हैं उसके बीच का रंग जो धूसर रंग का हो जाता है और धीरे धीरे पत्तियां पर में फैल जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। बिल्कुल। और उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकथाम के लिए, बिल्कुल यही मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनको ये लक्षण दिखाई पड़े, तो नियंत्रण करने की क्या विधि होगी? जी जी, तो जब ये ब्लास्ट रोग फील्ड में, खेत में आ जाता है, और तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए, उपचार करने के लिए हम लोग उसमें छिड़काव करते हैं। तो उसके छिड़काव करने के लिए जो है हम लोग बीम, एक दवा आती है बीम, या उसको ट्राइसाइक्लाजोल कहते हैं, वो 500 ग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग छिड़काव करते हैं। तो ये झुलसा रोग जो है खड़ी फसल में ये कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो आपने बताया कि इसे हम छिड़काव करते हैं, जी हाँ। तो ये कब छिड़काव करना चाहिए? ये जब खड़ी फसल में, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे कि कब, किस तरह से इसका छिड़काव करें। जी जी हाँ, तो जब वो बीमारी जब पत्ती पर नजर आती है, जब खेत में। हेलो हाँ सर जी, मतलब हम लोग का धान का बाली में जो सफेद, फिर एक बार संपर्क नहीं, ये भी झुलसा रोग के बारे ही शायद बात करना चाह रहे हैं। सफ़ेद कुछ इनके धान में लग जा रहा है, ये मैं एक सफ़ेद, तो ये कुछ क्या कहना चाह रहे हैं तो हम लोग सुनाई नहीं पड़ रही है। जी जी, लेकिन सफ़ेद टाइप का जो इस झुलसा रोग में सफ़ेद टाइप का जी नहीं आता है जी, वो एक कीड़ा होता है जो, जिसको हम बकाया कीड़ा कहते हैं, बकाया रोग का कीड़ा कह रहे हैं। उसमें जो है ये, तो उनके खेत में ठीक से उनके पद क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे झुलसा रोग के। जब झुलसा रोग खेतों में, फिर एक बार लगता है उनके साथ हमारे संग, मतलब हमारा धान का बाली के ऊपर में एकदम पूरा सफेद सफेद खकरी, फिर संपर्क टूट गया है। तो आप एक बार, किसान भाई, एक बार फिर से कोशिश करें, अगर सही ढंग से फ़ोन लग जाता है तो आपके प्रश्न को हम अवश्य लेंगे। इस बीच हम ब्लास्ट रोग की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। जी जी, तो झुलसा रोग के जितने भी, हेलो जी हाँ, मतलब हम बार कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हमारा धान का जो बाली है जी, उसमें ना पूरा सफेद है, खकरी कुछ सफ़ेद है और उसमें कुछ निकल जा रहा है, तो सफ़ेद तरह का। एक्चुअली किसान भाई जो
निकल जा खखड़ी रहा है। बन रहा है, उसमें उसका रस जो है, रस चूसने वाला एक कीड़ा होता है जो उसके रस को चूस लेता है और वो खखड़ी बन जाता है। तो एक रस चूसने वाला कीड़ा, इसके लिए मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ जो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक कीट विज्ञान विभाग है, जिनमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो इस पर हम बताएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जो रस चूसने वाला कीड़ा जब उसके धान के जो बाली को चूस लेता है और जो खखड़ी हो जाता है, उसके लिए एक दवा है इमिडाक्लोप्रिड। इसका हम लोग छिड़काव करते हैं 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर, यानी 1 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव करते हैं। तो ये रस चूसने वाला कीट जो है वो नियंत्रित हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा किसान भाई। झुलसा रोग की बात कर रहे थे हम डॉक्टर साहब, और हम जानना चाह रहे थे कि जो अब बता रहे थे कि इसका छिड़काव किया जाए, ये किस तरह से किया जाना चाहिए? वो छिड़काव जो है वो तो मैं बताया, जो 1 लीटर एक जो है 1 लीटर पानी में पहले भी बताया, और यदि दवा जो पहले मैं बताया हूँ यदि वो नहीं मिलती है तो हीनोसान जो एक दवा आती है, हीनोसान का भी छिड़काव 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब हुआ जो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोलकर वो दे सकते हैं। इस बीच एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? जी हम हेलो लगता है फिर से उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई झुलसा रोग की, और बहुत सारे ऐसे रोग होंगे जो हमारे यहाँ लगते हैं। कई बार एक पर्ण अंगमारी रोग की हम बात करते हैं। जी, ये क्या है, इसके लक्षण क्या है? ये जीवाणु पर्ण अंगमारी एक रोग है जो धान के फसल में पूरे झारखंड में ये रोग लग जाता है। इसका मुख्य लक्षण मैं बता दूं किसान भाइयों को, जो जीवाणु पर्ण अंगमारी रोग के मुख्य लक्षण जो है वो खेत में पत्ती पर में जो धान की पत्ती होती है उसके ऊपरी सिरे से एक साइड एक किनारे से ऊपरी किनारे से स्टार्ट होकर दोनों साइड में धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं, और उसके नस के समानांतर ये रेखाएं बढ़ती जाती हैं, और अंत में ये सभी रेखाएं धारियां मिल करके पौधे को झुलसा देते हैं, पत्ती को झुलसा देते हैं, पत्ती झुलस जाती है। तो ये इसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवाणु अंगमारी रोग कहते हैं, जो जीवाणु बैक्टीरिया के चलते अर्थात जीवाणु के चलते ये रोग फसल में लगता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये लगता है रोग, तो निश्चित रूप से इसका निदान भी कुछ होगा। जी हाँ, जब ये रोग लगता है तो हेक्टेयर जमीन जो है वो धान के फसल बर्बाद हो जाती है। तो हम लोग इसमें किसान भाइयों को सलाह देंगे, तो जब बीज जो है हम लोग लगाते हैं, जब बीज हम लोग तो बीज का उपचार करके लगाना चाहिए, तो ये रोग फील्ड में खेत में नहीं लगता है। उपचार करने के लिए हम लोग किसान भाई को बताते हैं जो सीड ट्रीटमेंट बीजोपचार करें। इस एक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है जो 2 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं। ये दवा 6 ग्राम का एक पैकेट आता है, जिसमें 2 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं। उसमें धान के बीज को 5 से 6 घंटे तक डुबो के रखते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उसका यदि संभव हो तो उसका ट्रीटमेंट उपचार मतलब 51 डिग्री सेल्सियस पर में हम लोग 15 मिनट के लिए यदि उबाल दें और उसके बाद उस बीज को लगाएं,
तो ये जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज आती है, यानी जीवाणु पर्ण अंगमारी, ये रोग फील्ड में खेत में नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल रूप से बीजोपचार बहुत जरूरी है। यदि किसान भाई, मैं दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँ, यदि किसान भाई जैसे अभी डॉक्टर साहब हम इस पर फिर बातचीत करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम। जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, क्या प्रश्न है आप हमसे पूछें। मेरा नाम सर, जो मेरा खेत में जो पसराहा बोलते हैं उसको देहाती में, जी जी, मतलब हो जाता है और झड़ जाता है, फिर वो अगला उग जाता है, अगले साल उगता है। अच्छा, इसका मतलब क्या कारण है सर? क्या फिर पूछा? ये जो आप बता रहे उग जाता है, उसको किस तरह की चीजें उग जाती हैं? हाँ हाँ जी हाँ, आप सब नहीं, आप सब ठीक से लगता है कि डॉक्टर साहब को आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है। अगर आप बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आप जाकर इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोगों ने किसान भाइयों से बातचीत की, किसान भाइयों बहुत सारे रोग लग सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कंडमारी रोग हो सकता है या आभासी रोग हो सकता है। आप बीजोपचार करें और इन तमाम चीज़ों के साथ आप फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। और डॉक्टर साहब, चूंकि समय की हमारी पाबंदी है, इसलिए हम किसान भाइयों से इजाज़त लेना चाहेंगे। किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किसान।